टॉपिक यदि अपन ब्रीड सिलेक्शन के बाद में बात करते हैं तो फीडिंग का आता है, क्योंकि भेड़ और बकरी पालन में या अपन बात करें कि किसी भी पशुधन के अंदर जो सबसे मेन खर्चा है वो खान पान का है, उसके फीडिंग पे खर्चा है वो सबसे ज्यादा आता है। और वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि भेड़ बकरी में जो टोटल जो खर्चा आता है उसका 70 से 80% खर्चा केवल खाने पे है, 20% खर्चा लेबर पे या उसके अलावा वैक्सीनेशन पे या डिजीज पे या दूसरे मैनेजमेंट पे आता है, जबकि 70 से 80% खर्चा किस पे आता है? केवल और केवल खाने पे, यदि आप स्टॉल फीडिंग पे काम करते हो तो। यदि आप ओपन ग्रेजिंग पे काम करते हो तो फीडिंग का ज्यादा कोई खर्चा नहीं है। तो आप सब लोग कॉमर्शियल तरीके से भेड़ बकरी पालन करने वाले हो, यानी स्टॉल फीडिंग पे काम करने वाले हो, तो अपने को जो सब चीजों पे ध्यान देना है कि कौन कौन सी चीजें भेड़ को या बकरी को खिलानी है, क्या पैटर्न रखना है खिलाने का, किस तरह से अपने को खिलानी है, कब खिलानी है, कब पानी पिलाना है, इस तरह की जो सारी चीजें हैं ये अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो यदि अपन सबसे पहले एक देखिए अपन बात करते हैं ऊपर ही ऊपर, जैसे सबसे पहले लिखा है कि भेड़ की जो चरने की जो हैबिट होती है वो ग्रेजिंग कहलाती है। ग्रेजिंग का मतलब जमीन से चारा खाना या जमीन से तोड़ करके चारा खाना, भेड़ के अंदर ग्रेजिंग हैबिट होती है, जबकि बकरी के अंदर ब्राउजिंग हैबिट आप वैसे नहीं समझोगे, आप ये समझोगे, है ना। भेड़ इस तरह से चारा खाना जमीन से पसंद करती है, जबकि बकरी उस तरह से ऊपर से चूट करके चारा खाना पसंद करती है। बकरी का ऊपर से चूट करके चारा खाना क्या कहलाता है? ब्राउजिंग कहलाता है, और भेड़ का जमीन से नीचे से चारा खाना ग्रेजिंग कहलाता है। ये यदि आप भेड़ को उस तरह से चारा दे दोगे तो भेड़ नहीं खाएगी, भूखी रह जाएगी, और बकरी को यदि आप इस तरह से चारा दे दोगे तो बहुत कम बकरी चारा इस तरह से खाएगी, ज्यादातर चारे को वेस्टेज ही कर देगी। और यदि सेम चारा आप 1 किलोग्राम रिजका बकरी को खिलाना चाहते हो तो 1 किलो रिजके को आप सीधा जमीन पे डालोगे तो मुश्किल से 400 ग्राम रिजका खाएगी और 600 ग्राम जमीन पे ही मिट्टी में मिला देगी, उसमें पेशाब कर देगी, मींगनी कर देगी, खराब कर देगी। जबकि वही 1 किलोग्राम रिजका यदि आप बकरी को किसी रस्सी से या धागे से बांध करके ऊपर लटकाते किसी पेड़ के या कील के या दीवार के सहारे, तो 1 किलोग्राम में से 950 ग्राम चारा बकरी आराम से खा जाती। तो यानी बकरी की इस तरह की हैबिट है। तो आप लोगों को इस तरह की कोशिश आगे करनी है कि जब आप हरा चारा खिलाते हो या इस तरह का कुछ खिलाते हो तो बकरी को डायरेक्ट जमीन पर ना डाल करके ऊपर से अपने को खिलाना है, तो उस चीज को बकरी ज्यादा पसंद करती है। अब यदि अपन बात करें कि बकरी कितना खाती है, भेड़ कितना खाती है, सामान्यतः साइंस की भाषा में यदि अपन बात करते हैं मोटा मोटी, तो भेड़ अपने शरीर भार का लगभग 3% भोजन लेती है। अपने शरीर भार का लगभग 3, 3.5 या ज्यादा से ज्यादा 4% है वो भोजन लेती है टोटल। जैसे 100 किलोग्राम की यदि कोई भेड़ है तो वो शुष्क ड्राई मैटर यानी टोटल जो सूखा पदार्थ लेगी 4 किलो ज्यादा से ज्यादा 100 किलोग्राम की भेड़ है तो खा सकती है। आप सबको पता है कि भेड़ का वजन लगभग 35 से 40 किलोग्राम तक होता है, तो एक भेड़ को एक दिन में कितना चारा चाहिए? लगभग 1.5 किलोग्राम के करीब सूखा चारा, शुष्क पदार्थ जिसे बोलते हैं। तो उस 1.5 किलोग्राम में दाना भी आ जाता है, उस 1.5 किलोग्राम में उसका चारा भी आ जाता है। आगे अपन बात करेंगे कि कितना दाना खिलाना है, कितना चारा खिलाना है। ऐसे ही यदि अपन बकरी में बात करते हैं तो बकरी अपने शरीर भार का सामान्यतः 4 से 5% है वो नॉर्मल खा लेती है। यदि 100 किलोग्राम की बकरी है तो उसे 5 किलोग्राम ड्राई मैटर पर डे खाने के लिए चाहिए। और यदि ज्यादा दूध वाली बकरी है तो दूध वाली बकरी को थोड़ा ज्यादा, यानी दूध वाली बकरी अपने शरीर का 7% तक भी खा सकती है। आपने एक चीज देखी होगी, खस्सी करने के बाद में जो डाइट है वो कम हो जाती है। एक बार तो भले ही थोड़ी बढ़ेगी, पर बाद में खस्सी करने के बाद में डाइट उसकी कम हो जाती है। यानी मीट टाइप जो गोट है वो अपने शरीर भार का लगभग 3% या 4% मैक्सिमम खाती है। तो नॉर्मल जो बकरी है वो ज्यादा खाएगी, जबकि खस्सी करने के बाद में एक कुछ टाइम के लिए उसकी थोड़ी भूख है वो बढ़ेगी, बाद में भूख उसकी कम होने लग जाती है। आपने जैसे देखा भी होगा कि खस्सी बकरियां उनके सामने अनाज खूब पड़ा है, खा ही नहीं रही, होता है ना, ऐसा ही होता है। वो खाते उतना ही है जितने उनके शरीर को जरूरत है।
और नॉर्मल जो बकरे हैं या नॉर्मल जो बकरी है उनको आधा किलो डालोगे तो आधा किलो खा जाएंगे, 1 किलो डालोगे तो 1 किलो खा जाएंगे। जबकि ज्यादा अपने को खिलाना नहीं है, ज्यादा खिलाने से अपना इकोनॉमिक लॉसेस भी है और हो सकता है पाचन से संबंधित भी किसी तरह की पशु के अंदर दिक्कत आ जाए। एक आप यहां देख पा रहे हो कि ग्रेजिंग के लिए यदि खुला जंगल में चराई का काम होता है तो भेड़ को कम से कम 7 से 8 घंटे और बकरी को 10 से 11 घंटे खुला जंगल में चरती है, तब जाकर के उसका पेट फुल हो पाता है। यदि आप घर में स्टॉल फीडिंग पे करवाते हो तो इतने की जरूरत नहीं है, केवल 2 घंटे मुश्किल से पेट अपना बकरी या भेड़ भर लेगी, क्योंकि उसके पास में फुल चारा है। यदि आप उसे जंगल में चराते हो तो वो घूम फिर करके चारा सर्च करके खाती है, तो बकरी को 10-11 घंटे चारे के लिए चाहिए। और भेड़ है वो थोड़ा जल्दी खाती है, तो भेड़ का पेट है वो जल्दी भर जाता है। ऐसे ही यदि अपन बात करें जुगाली करने की, क्योंकि जुगाली पशु के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना खाना जरूरी है उससे ज्यादा पशु के लिए जुगाली जरूरी है। तो जुगाली के लिए भी भेड़ और बकरी को या चाहे कोई सा भी पशु जो जुगाली करने वाला है कोई क्यों ना हो, उसे मिनिमम 6 से 8 घंटे की जुगाली के लिए टाइम है वो देना चाहिए। जैसे मैंने आपको परसों भी बताया था कि आप 2 बार चारा खिलाने के बीच में कम से कम 6 घंटे का अंतराल पशु को देना है, ताकि वो प्रॉपर जुगाली कर सके, उसके पेट के अंदर जो चारा है उसका पाचन आसानी से हो सके। इसके बाद और पानी की यदि अपन बात करते हैं तो भेड़ या बकरी या चाहे कोई सा भी पशुधन क्यों ना हो, लगभग उसे 1:3 के अंदर यानी 1 किलोग्राम चारा खिलाया है तो कम से कम 3 किलोग्राम पानी उस पशु को पीने के लिए कम से कम चाहिए। बाकी 4 से 5 किलोग्राम तक भी 1 किलो सूखे चारे पे पशु पानी पी सकता है। ज्यादा गर्मी है तो 5 किलो तक भी पी सकता है। नॉर्मल गर्मी है या सर्दी का समय है तो लगभग 3 लीटर पानी 1 किलो ड्राई मैटर पे भेड़ या बकरी को पीने के लिए चाहिए। तो आपके पास यदि 100 बकरियां हैं तो आपको मान करके चलना है कि कम से कम 500 लीटर पानी पर डे बकरियों के लिए आपको पीने के लिए चाहिए, गर्मी के समय में कम से कम। ये आपकी ग्रेजिंग और ब्राउजिंग की जो यानी भेड़ और बकरी की जो चराई की आदत है वो आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में सबसे मेन आता है कि राशन। राशन का मतलब आहार, यानी बकरी को या भेड़ को या किसी भी पशु को 24 घंटे में जो खाने के लिए दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? राशन कहते हैं। चाहे आप उसमें दाना खिला रहे हो, चारा खिला रहे हो, पानी पिला रहे हो, सुबह खिला रहे हो, शाम को खिला रहे हो, रात को खिला रहे हो, वो सारा का सारा क्या है? राशन है। ऐसे ही आप जब डाइट खाते हो, अब जैसे आप ऊपर मेस में खाना खाने के लिए जाते हो तो वो आपकी एक डाइट है। तो डाइट क्या है? राशन का एक भाग है या एक टाइम में जो खाने के लिए पशु को दिया जाता है वो क्या कहलाती है? उसकी डाइट कहलाती है। जैसे आपने सुबह बकरियों को चारा डाला वो उसकी क्या हो गई? डाइट हो गई। और राशन का मतलब आपने पूरे दिन में जो खिलाया वो क्या हो गया? राशन हो गया। ऐसे ही सबसे जो जरूरी चीज है वो है बैलेंस राशन। बैलेंस राशन का मतलब ऐसा चारा जिसके अंदर पशु का पेट भी भर जाए और पशु का पेट भरने के साथ साथ में पोषक तत्वों की जो पशु के शरीर में कमी थी वो पूरी हो जाए। जैसे आप बकरी को दूध उत्पादन के लिए काम में ले रहे हैं तो बकरी के दूध के साथ में जो कैल्शियम निकलती है या प्रोटीन निकलती है या अन्य कोई मिनरल्स है वो पशु के शरीर में कमी आती है, वो सारे के सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाला भोजन है वो होना चाहिए। उसे कहते हैं बैलेंस राशन। मतलब आज से पुराने 20 साल पहले 30 साल पहले अपने घरों में भी हुआ करता था, जब रोटी बनाते थे तो बाजरा भी मिक्स करते थे, चावल भी मिक्स करते थे, मक्का भी मिक्स करते थे, जवार भी मिक्स करते थे, बेजर जिसे बोलते थे, ताकि उसमें सब तरह का पोषक तत्व होता था और अपने को खाने के लिए अच्छा मिलता था। आज वो ट्रेंड बदल गया। धीरे धीरे अपन सिंगल कंपोनेंट पे जाते गए। अब वापस साइंस ये कहती है कि मल्टीग्रेन आटा, बड़े बड़े मॉल में जाकर के 200 रुपए किलो मल्टीग्रेन आटा लेके आते हैं, नहीं आते हैं ना सब लोग, वो क्या है? बैलेंस राशन है। यानी अलग अलग अनाज से अपने को अलग अलग तरह का पोषक तत्व मिले, इसके लिए अपन मल्टीग्रेन खाते हैं। वही बात पशुओं के अंदर है, यानी ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी तरह के पोषक तत्व उपलब्ध हो वो क्या कहलाता है? बैलेंस राशन। तो आपको बैलेंस राशन पे ध्यान है वो देना जरूरी है। ऐसा ना हो कि इस बार हमारे गेहूं खेत में खूब हो गई तो हम केवल बकरियों को या भेड़ों को या गाय को या भैंस को केवल गेहूं ही गेहूं खिला रहे हैं, या इस बार बाजरा बाजार में सस्ता है तो केवल बाजरा खिला रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। अपने को मिक्सअप कॉम्बिनेशन बना करके पशुओं को खिलाना है ताकि सब तरह का न्यूट्रिएंट है वो पशु के शरीर में जा पाए। बनाना कैसे उस पर अपन आगे चर्चा करेंगे।
साथ ही साथ में बैलेंस के साथ में राशन इकोनॉमिक भी होना चाहिए। इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक, आर्थिक का मतलब आपके लिए ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बोलो जाकर के घर में ये देखो कि सर ने बोला था कि बढ़िया से बढ़िया खिलाना है, बढ़िया से बढ़िया तो सोयाबीन है जिसमें 46% प्रोटीन है, पर सोयाबीन 7,000 रुपए क्विंटल है, खिला पाओगे? नहीं खिला पाओगे। तो इसीलिए अपने को उसका रेट, उसका भाव वो भी ध्यान में रखना है, यानी इकोनॉमिक भी होना चाहिए, यानी सस्ता भी होना चाहिए और पशु के लिए भी अच्छा होना चाहिए। तो जब भी अपन आहार का सिलेक्शन करते हैं तो अपनी इनकम को या अपने खर्चे को भी देखना है और साथ में पशु के स्वास्थ्य को भी देखना है। दोनों चीजें अपने को जरूरी होती है। अब ये राशन जैसे मैंने आपको बताया, मेन जो राशन में भाग होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जिसे वसा बोलते हैं, विटामिन और खनिज लवण और पानी, ये 5 चीजें मुख्य रूप से पशु के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे अपने किसी के शरीर में हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो डॉक्टर अपने को मिनरल्स यानी खनिज लवण के जो कैल्शियम की गोलियां आती है वो देता है ताकि अपनी हड्डी है वो जल्दी जुड़ जाए, या किसी के कोई दूसरी प्रॉब्लम हो गई तो विटामिन की गोलियां देता है या प्रोटीन की गोलियां देता है ताकि वो अपने शरीर में कमी है वो पूरी हो जाए। तो इसीलिए ये सब चीजें मिलकर के एक संपूर्ण भोजन को बनाती है। अब बैलेंस राशन का फायदा क्या है? नंबर 1, पशु का स्वास्थ्य सही रहेगा, पशु है वो हेल्दी रहेगा, पशु का दूध उत्पादन सही रहेगा, पशु समय पे बच्चा देगा, पशु ज्यादा बच्चे देगा। अब अच्छा राशन मिलने से पशु ज्यादा बच्चे कैसे देगा वो आगे अपन चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में पशु के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बनी रहेगी, बीमारियां नहीं आएगी, यानी तमाम तरह के फायदे अपने यदि पशु को अच्छा भोजन खिलाते हैं तो उसकी वजह से मिलते हैं। यदि अपन अच्छा भोजन नहीं खिलाते तो पशु के अंदर बीमारियां जल्दी फैलेगी, रोग है वो बहुत जल्दी आ जाएगा, पशु टाइमली बच्चा नहीं देगा या बच्चा देगा भी तो बिल्कुल कमजोर बच्चा देगा, या अच्छा दाना नहीं मिलने की वजह से पशु है वो अबॉर्ट हो जाएगा, यानी टाइम से पहले ही बच्चा गिरा देगा, या सही बच्चा दे भी दिया तो पशु की जेर नहीं गिर पाएगी, या जेर गिर गई तो अगली बार पशु वापस दोबारा ढंग से ज्ञापित नहीं हो पाएगा। तो तमाम नुकसान है अच्छा यदि चारा नहीं खिलाते हैं तो इसके। तो इसीलिए पशुओं की भोजन व्यवस्था है वो अपने को बिल्कुल सही तरीके से रखनी चाहिए। अब बात आती है कि सिस्टम ऑफ फीडिंग, यानी पशुओं को भोजन है वो कितने तरीके से खिलाया जा सकता है। पहला जो ट्रेडिशनल सिस्टम है यानी एक्सटेंसिव सिस्टम का मतलब जंगलों में खुला लेकर के चले गए, जहां पे पशुओं को खाने को मिला वहां पशु खा करके आगे अपना पेट भर के आगे, उसे क्या कहते हैं? खुली प्रणाली। दूसरी प्रणाली मतलब इंटेंसिव, जैसे अपन ने कल हाउसिंग सिस्टम में भी चर्चा की थी कि ऐसा एक घर में अपन ने प्लेटफॉर्म पशुओं के लिए बना दिया, उस जगह पे अपन पशुओं को चारा डालते हैं, शेड बना दिया, खुरली बना दी, उसमें पशु खाता है, वो क्या हो गया? इंटेंसिव या स्टॉल फीडिंग। और जो तीसरा है दोनों का मिक्सअप, यानी आपने 4 से 5 घंटे पशु को इधर उधर घर के आस पड़ोस में, रोड पे, नहर पे, जंगल में थोड़ा बहुत घुमा लिया और बाकी घर पे चारा खिला दिया, वो क्या है? दोनों का मिश्रित रूप है। तो यदि आपके पास में थोड़ी बहुत खुली जगह है तो आप ये बीच वाला सिस्टम आप अपना सकते हैं। ये थोड़ा कम खर्चीला है क्योंकि आधा पेट अपना पशु बाहर से भर के आ जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत दाना, थोड़ा बहुत चारा आप पशु को घर पे खिला सकते हैं। आपके पास में ये सुविधाएं अवेलेबल नहीं है तो आप इंटेंसिव सिस्टम यानी जो स्टॉल फीडिंग का जो तरीका है, आप पशु को एक जगह पर के रख करके पशु को खिला सकते हैं। पर यदि आप इंटेंसिव सिस्टम फॉलो करते हो तो मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि पशु को बांधना नहीं है, खुला रखना है। भले ही आपने एक शेड बना दिया, शेड में पशु को खुला रखो पर बांधना नहीं है। बांधने के बाद में क्या? पशु स्ट्रेस में रहता है, ना तो ढंग से पूरा चारा खा पाता, चारा वेस्टेज भी ज्यादा करता है और पशु कंफर्ट भी नहीं रहता। जबकि पशु एक पर्टिकुलर जगह में खुला है, एक शेड के अंदर खुला है, एक चारदीवारी के अंदर खुला है, तो वो अपनी मर्जी से इधर उधर आ सकता है, जा सकता है, जब मन में आई तब चारा खा सकता है और जब पशु के मन में आई तब पानी पी सकता है। तो स्टॉल फीडिंग पे आप काम करते हैं तो पशुओं को खुला रखना है, बांधना नहीं है। अब जो राशन है वो कितने तरह का होता है, यानी आहार आप सबको पता है कि चारा और दाना। चारा और दाना आहार को 2 भागों में मुख्यतः बांटते हैं, चारा और दाना यानी रफेज और कंसंट्रेट। अब आपको पता है कि कंसंट्रेट यानी दाना कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का। एक तो वो दाना जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो और दूसरा वो दाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो।
प्रोटीन का मतलब सीधा सीधा अपनी भाषा में बात करें तो वे फसलें जो दाल वाली है, जैसे चना है, मूंग है, मोठ है, गवार है, सोयाबीन है, यानी दाल वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मतलब खाद्यान्न, जिसकी अपन रोटी बना करके खाते हैं, जैसे गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, जौ है, जवार है, ये सब कार्बोहाइड्रेट का अच्छा साधन है। ऐसे ही चारा, चारा हरा चारा और सूखा चारा दो तरह का होता है। तो आप चारा पशुओं को रेगुलर खिलाते ही है। तो चारे और दाने के अलावा भी खनिज लवण और विटामिन सप्लीमेंट और पानी, तो ये 5 चीजें पशुओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन पे अपने को ध्यान है वो देना चाहिए। अब एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इन पे आपको ज्यादा कोई ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, पर आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि पशु के शरीर में विटामिन की कमी को दूर करने के लिए यदि इश्यू कोई आ गया बाई चांस पशु के शरीर में, तो अपने को ऐसा दाना खिलाना है जिसमें विटामिन की मात्रा अच्छी हो। प्रोटीन की पशु के शरीर में कमी आ गई तो उस कंडीशन में अपने को दाल वाला दाना खिलाना है। बेसिक सा आपको नॉलेज है वो होना चाहिए। पानी की जहां तक मैंने बताई आपको कि 1 किलो सूखा चारा यदि पशु को खिलाते हैं तो कम से कम 3 किलो पानी चाहिए उसको, जबकि एवरेज बात करें तो 1 किलो सूखे चारे पे 4 किलो पानी है वो भेड़ और बकरी को पीने के लिए चाहिए होता है। इसके बाद यदि अपन बात करें कि दिन में कम से कम 2 से 3 बार पशु को पानी पिलाना चाहिए, और यदि आप पशु के सामने खुला पानी रख देते हैं, अपनी मर्जी से पशु पानी पीता है, तो वो और ज्यादा बढ़िया है। उससे पशु की ग्रोथ, पशु की बढ़वार है वो और ज्यादा अच्छी होगी। और पशु को जब ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि पशुओं में कॉन्स्टिपेशन की समस्या यानी बंद की समस्या जिसे बोलते हैं, चारे का पाचन नहीं होने की समस्या है, वो बहुत ज्यादा पानी नहीं पीने की वजह से या टाइमली पानी नहीं पिलाने की वजह से भी हो सकती है। तो इसीलिए पशु के सामने पानी रखना है वो ज्यादा जरूरी होता है। अब यदि अपन बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि 100 किलोग्राम की बकरी है तो उसे टोटल कितना सूखा पदार्थ खिलाना है। तो 100 किलोग्राम की बकरी को जैसे बताया एक उदाहरण के तौर पे कि 5 किलो अपने को खिलाना है, तो 5 किलो में ये कह रहा है कि चारा कितना खिलाना है और दाना कितना खिलाना है। तो ये कहता है या साइंस ये कहती है कि लगभग 2 भाग है वो तो पशु को खिलाना होता है चारा और 1 भाग खिलाना होता है दाना। जैसे कोई बकरी या कोई भेड़ 30 किलोग्राम की है, या अपन यूं माने कि 60 किलोग्राम की है, उसे 3 किलो दाना खिलाना है। टोटल ड्राई मैटर 3 किलो खिलाना है, तो 3 किलो में 2 किलो चारा और 1 किलो क्या खिलाना है, दाना। ठीक है, दाना और चारा 2:1 में खिलाना है, यानी चारा 2 भाग और दाना 1 भाग। ये यदि अपन खिलाते हैं तो पशु के अंदर किसी भी तरह की कोई शिकायत है वो नहीं आएगी। ऐसे ही जैसे फोडर के अंदर सूखा चारा तो आप सबको पता है, गवार का चारा खिलाते हैं, मूंग का चारा खिलाते हैं, मोठ का चारा, चने का, अरहर का, तुअर का, मूंगफली का, सब तरह का चारा है वो पशुपालक खिलाने के लिए काम में लेते हैं। पर मैंने एक बात आपको पहले भी बताई कि मूंगफली का चारा गर्मी के समय में भेड़ बकरियों को ज्यादा नहीं खिलाना है, या नाम मात्र खिलाना ही नहीं है गर्मी के समय में। तो क्यों? क्योंकि मूंगफली का चारा गर्मी में खिलाने से ज्यादातर देखा गया है कि या तो बकरी या भेड़ या कोई भी पशु है वो बच्चा गिरा देगा, नहीं तो उसके शरीर पे खुजली या उसके शरीर पे आपको बाल उतरने लग जाएंगे और जगह जगह पे आपको उसमें चकत्ते दिखाई देने हैं वो लग जाएंगे। मूंगफली का चारा यदि आप सर्दी के समय पशु को खिलाते हो मिक्स करके, तो उस पशु को सर्दी लगने की संभावना है वो बहुत कम हो जाएगी। तो सर्दी के लिए मूंगफली का चारा रामबाण औषधि की तरह काम करेगा और गर्मी में जहर की तरह काम करेगा। दोनों है, अब आप पे डिपेंड करता है आप उसे कब खिलाते हो। ऐसे ही जो चने का चारा है, चने के चारे को आप गर्मी के समय में मिक्स करके यूज करते हो दूसरे चारे के साथ में, तो पशु को उससे गर्मी कम लगती है। चने का चारा गर्मी के लिए बेस्ट है और मूंगफली का चारा सर्दी के लिए बेस्ट है। बाकी जो चारा है, चाहे मूंग का चारा है, मोठ का चारा है, गवार का चारा है, इनको आप साल भर तक पशुओं को कभी भी आप खिला सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अब बात सोयाबीन का भी खिला सकते हो, कोई इश्यू नहीं है।
अब बात आती है कि जो पेड़ों की पत्तियां, जैसे आपका सबसे मेन क्वेश्चन होता है कि खेजड़ी की पत्तियां खिला सकते हैं, लूम की पत्तियां खिला सकते हैं, बेर का जो पाला है वो खिला सकते हैं, ये सब आप साल भर खिला सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके पास में जो अवेलेबिलिटी उसकी है या नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली है, तो आप यदि उस कॉस्ट को अफोर्ड कर पाते हो तो आप उसे खिला सकते हो। नो डाउट इससे रिजल्ट है वो नॉर्मल चारे की बजाय अच्छा मिलेगा, क्योंकि फसलों का जो भी चारा है आप मान करके चलो उसमें प्रोटीन का कंटेंट मुश्किल से 5% तक होती है, और जो इसका जो चारा है, बेर का पत्तियों का जो चारा है या खेजड़ी की पत्तियों का जो चारा है, उसमें प्रोटीन कंटेंट है वो 10, 12, 15% तक प्रोटीन होती है। तो आपने देखा भी होगा कि खस्सी को और छोटे बच्चों को ज्यादातर लोग खेजड़ी की पत्तियां इसीलिए खिलाते हैं क्योंकि प्रोटीन ज्यादा है, और प्रोटीन शरीर में क्या काम करती है, मसल्स के डेवलपमेंट का काम करती है, नई मसल्स बनाने का शरीर में काम करती है, यानी बॉडी को बनाने का काम है वो प्रोटीन ज्यादा करती है। आपके घर में भी आपका बच्चा जब जिम जाता होगा तो आपने देखा होगा प्रोटीन पाउडर लेकर के आता है ना, ताकि शरीर की मांसपेशियां है वो मजबूत हो, तो वही काम प्रोटीन करता है। तो चारे के अंदर जितना अच्छा प्रोटीन होगा आपके पशुओं की ग्रोथ है वो उतनी ही अच्छी और उनकी बंटवार उतनी ही ज्यादा आएगी। हरे चारे में सबसे अच्छा ऑप्शन है आप सहजन खिला सकते हैं, आपको जैसे फार्म पे दिखाया भी था मोरिंगा। आप अरडू की पत्तियां खिला सकते हैं, अरडू आप ये देख पा रहे हो, अरडू की फास्ट ग्रोथ है, 1 साल के अंदर पूरा पेड़ बन जाता है और खूब सारी इससे पत्तियां मिलती है। अरडू के साथ साथ में आप खेजड़ी लगा सकते हो, आप बबूल लगा सकते हो, आप बेर लगा सकते हो, सब चीजें काम में ले सकते हो। सहतूत मोरिंगा जिसे कहते हैं, नहीं सॉरी सहतूत मलबेरी जिसे कहते हैं, वो आप लगा सकते हो। तो सहतूत, अरडू और तीसरी जो सहजन यानी मोरिंगा सबसे शानदार पशुओं के लिए हरे चारे के दरख्त है, पेड़ है। इनको आप अपने फार्म के आसपास में बाउंड्री पे लगाओगे तो पशुओं को लू भी कम लगेगी, सर्दी में शीतलहर कम लगेगी और गर्मी में छांव भी मिलेगी, और साथ ही साथ में क्या मिलेगा, चारा। पर अरडू के केस में आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अरडू अपने फार्म की बाउंड्री के 15 फीट दूर लगाना है, कम से कम 15 फीट दूर कम से कम, और फार्म के अंदर नहीं लगाना। फार्म के अंदर आप खेजड़ी लगा सकते हो, बेर लगा सकते हो, सहजन लगा सकते हो, अरडू नहीं लगाना, क्योंकि अरडू की लकड़ी बहुत सॉफ्ट होती है, टूटती बहुत जल्दी है, बड़ा पेड़ हो जाता है बहुत जल्दी। थोड़ी सी तेज हवा आई तो पता ही नहीं चलेगा कितना बड़ा एक ऊपर से पेड़ का भाग है वो टूट के नीचे गिर गया, बाई चांस नीचे कोई बकरी है, भेड़ है, तो उसका नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए कम से कम अरडू 15 फीट दूर लगाएं, ताकि बाई चांस टूट के गिरे भी तो अपना कोई भी आर्थिक नुकसान ना हो पाए। ऐसे जैसे ये पेड़ों के नाम मैंने बताए हैं, लगभग इस तरह के पेड़ अपने यहाँ पे अवेलेबल है, अपन इनको लगा सकते हैं हरे चारे की उपलब्धता के लिए, और पेड़ की पत्तियों का जो फायदा है वो भी मैंने आपको बताया है। अब ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मिक्स आहार पशुओं को तैयार करके खिलाना है। मिक्स आहार का मतलब उसमें चना भी हो, उसमें बाजरा भी हो, उसमें मक्का भी हो, उसमें यानी प्रोटीन का भी सोर्स हो, कार्बोहाइड्रेट का भी सोर्स हो, प्रोटीन के अलावा विटामिन का भी सोर्स हो, खनिज लवण का भी सोर्स हो, और पशु का उससे पेट भी आसानी से भर पाए। तो ये जो अपने को राशन बनाने का जो फॉर्मूला है ये सबसे मेन और सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप सीरियल यानी कार्बोहाइड्रेट वाला जो दाना आप देख पा रहे हैं अपने आहार के अंदर 35 से 40% यहाँ पे रखा गया है, ये दाना है। इसमें बताऊंगा अलग अलग, ऐसे ही जैसे ऑयल सीड और प्रोटीन का भाग आप देख पा रहे हो 35 से 40% है, और सीरियल बाई प्रोडक्ट मतलब जैसे अनाज का बाई प्रोडक्ट यानी आटा छानने के बाद में उसका जो छानस बचता है या चोकर जो बचती है उसे कहते हैं व्हीट ब्रान, या ऐसी चावल की जो पॉलिश है या चावल का तेल निकालने के बाद में उसका जो चूरा बचता है वो आप काम में ले सकते हैं। तो ये सब जो बाई प्रोडक्ट है, एक तो ये सस्ते पड़ते हैं और दूसरा ये क्या है, थोड़ा बल्कि होता है। बल्कि का मतलब आप 1 किलो यदि ये बाई प्रोडक्ट लेकर के आओगे तो आपकी इतनी बड़ी तगारी फुल हो जाएगी, तो पशु देख करके थोड़ा सेटिस्फाई हो जाता है। आपके सामने एक रसगुल्ला लेकर के आ जाए और एक आपके सामने 20 रसगुल्ले लेकर के आ जाए, भले ही आपको खाने को ना दे, ज्यादा देख करके अपना मन खुश हो जाता है कि आज तो मजा आ जाएगा, ऐसा ही होता है। तो ऐसा ही पशु के साथ भी है, पशुओं की धारणा मानसिकता भी इसी तरह से है। तो यानी सीरियल बाई प्रोडक्ट यानी जो भी गेहूं का चाहे अन्य उपजात है या चावल का है या दूसरा कोई है वो काम में लेंगे, अपने लिए सस्ता मिलेगा। जैसे गेहूं 22 रुपए किलो कम से कम है और गेहूं का छिलका 17 रुपए है,
ऐसे ही जैसे चावल कम से कम आपको 30 रुपए रेट मिलेगा, और चावल का तेल निकालने के बाद का जो चूरा है डीओसी जिसे बोलते हैं, वो 10 से 12 रुपए किलो आपको मिल जाएगी, और उसमें न्यूट्रिएंट भी होते हैं। तो दोनों तरह से ये फायदेमंद है। तो ये आप भोजन में 20% तक, या किसी के पास दूसरा कोई सोर्स कम है तो आप इसे 30% तक भी यूज में ले सकते हो। ऐसे ही जैसे सीरियल के अंदर ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, आपकी गेहूं है, चावल है, उसके बाद में जो जई है, ये सब चीजें आप काम में ले सकते हो। पर आपसे एक निवेदन रहेगा, ब्रीडर को और ब्रीडिंग वाली बकरी को, ब्रीडिंग वाली बकरी मतलब जिसे अपन बच्चा पैदा करने के लिए बकरी को काम में लेते हैं, उसे कम से कम गेहूं और मक्का खिलाना चाहिए, कम से कम। ब्रीडर जो यानी चाहे प्रजनक बकरा हो या बकरी हो, उसे कम से कम मक्का और गेहूं खिलाना चाहिए। मक्का और गेहूं पशु को ओवर फैटी बनाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह आप उसको जौ खिला सकते हो, उसको जई खिला सकते हो, उसको बाजरा खिला सकते हो। ब्रीडर मेल के लिए और ब्रीडर फीमेल के लिए ये दोनों चीजें कम से कम खिलानी है। कई साथी देखा गया है, आपने देखा होगा खस्सी पे जो लोग साथी काम करते हैं वो केवल मक्का या केवल गेहूं ही खिलाते हैं और उनके बकरे इतने मोटे तकड़े हो जाते हैं। तो उस तरह का मोटा तकड़ा बकरा अपने को ब्रीडर नहीं चाहिए, ना ही ब्रीडर बकरी चाहिए। वो चीज आएगी तो आपके फार्म की ग्रोथ नहीं होगी, बकरियां बच्चे नहीं देगी, बकरियां बांझ हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही ऑयल सीड और प्रोटीन के लिए आप सोयाबीन खिला सकते हैं, ग्राउंडनट केक यानी मूंगफली की जो खली है वो काम में ले सकते हैं, कपास की खली को काम में ले सकते हैं जो प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है और तेल का भी अच्छा सोर्स है। ऐसे ही सरसों की खली काम में ले सकते हैं, जबकि इन सब खलियों में सबसे अच्छा रिजल्ट की बात करें तो सरसों की खली बकरी के लिए सबसे ज्यादा उत्तम मानी गई है। सरसों की खली को आप कच्चा भी खिला सकते हो, पानी में भिगो करके भी खिला सकते हो, बॉईल करके भी खिला सकते हो। जबकि यदि कोई कॉटन सीड केक खिलाता है यानी कपास की खली खिलाता है तो कच्ची नहीं खिलानी चाहिए। कपास की खली में गोसिकोल नाम का एक रसायन होता है और वो पशु के शरीर में जाने के बाद में उसकी फर्टिलिटी को कमजोर कर देता है, यानी उसकी प्रजनन क्षमता को धीरे धीरे 2-3 साल बाद में कमजोर कर देगा, जिसकी वजह से वो गाय या वो भैंस या वो बकरी या वो भेड़ है वो बांझ हो जाएगी। तो आजकल आपने देखा होगा गाय भैंसों के अंदर जो साथी कपास की सीधी कच्ची खली को भिगो करके ठंडे पानी में देते हैं, उनके घर में 5 साल बाद या 4 साल बाद वो गाय या वो भैंस है वो गाभिन नहीं रुकती है। सबसे बड़ा रीजन कपास की खली है। तो मैं ये नहीं कहता कपास की खली मत खिलाओ, कपास की खली खिलाओ, पर उसे बॉईल करके खिलाओ, उबाल करके खिलाओ। बॉईल करने के बाद में इसमें जो जहरीला पदार्थ होता है जो पशु की फर्टिलिटी को प्रभावित करता है वो खत्म हो जाता है। तो बॉईल करने के बाद कपास की खली खिलाओगे कोई दिक्कत नहीं है। बॉईल नहीं करोगे तो धीरे धीरे पशु की प्रजनन क्षमता इससे डाउन आ जाती है। ऐसे ही खनिज लवण, जैसे कल आपको सिंगाठिया जी ने बताया था, कैल्शियम पाउडर, फास्फोरस पाउडर, यानी जो खनिज लवण होता है वो पशु के आहार में 2 से 3% तक अपने को मिलाना चाहिए। और नमक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आहार में भोजन में कम से कम 2% नमक अपने को मिलाना है। जैसे आप 100 किलोग्राम दाना चाहे किसी भी पशु के लिए तैयार क्यों ना कर रहे हो, आपको उसमें कम से कम 2 किलो नमक डालना है। नमक खिलाने के बहुत सारे पशु को फायदे हैं। एक तो पशु नमक की वजह से पानी ज्यादा पिएगा, जितना पशु पानी पिएगा उसका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा, उसका स्वास्थ्य सही रहेगा, पशु की शाइनिंग सही रहेगी और बाकी तमाम एक्टिविटी है वो पशु की प्रॉपर रहेगी। दूसरा, नमक के अंदर क्या होता है, आयोडीन होता है। तो आयोडीन जो खनिज लवण है उसकी भी पूर्ति नमक करता है। और आपने कई बार देखा होगा, खास करके जो लोग स्टॉल फीडिंग पे काम करते हैं, बांध करके बकरियों को रखते हैं, उनकी बकरियों के अंदर कभी यहाँ गांठ हो गई, कभी यहाँ गांठ हो गई, कभी पैर पे हो गई, कभी छाती पे हो गई, ज्यादातर गर्दन पे गांठ देखी जाती है। तो वो सबसे मेन जो रीजन है वो नमक की कमी की वजह से वो चीज है। और नमक ही नहीं, मैं तो कहूंगा लूण और नमक यानी जो थैली वाला 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 50 रुपए किलो आता है वो नहीं खिलाना। जो लूण गांव में बारीक मोटा आता है, बंजारा लेकर के घूमता है, या 20 किलो का, 30 किलो का 50 रुपए में या 100 रुपए में जो बैग आता है वो लूण खिलाना है। आपको एक तो सस्ता पड़ेगा और दूसरा पशु को चाहिए सबसे ज्यादा वो, है ना। और या यदि आप सेंधा नमक और काला नमक रखते हो तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट है।
सेंधा और काला नमक तो आप पशु को उसके आगे लटका करके रखो, भोजन में डालने की जरूरत नहीं है। भोजन में सफेद वाला जो दाने वाला मोटा नमक आता है वो आप खिलाइए, और सेंधा और काला नमक पशु के आगे 24 घंटे सामने रखिए। जब उसकी मर्जी आएगी वो उस नमक को चाटेगा। ये आप देख पा रहे हो कि जैसे आपको पशु को कितना दाना खिलाना है, ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि बच्चे का वजन लगभग 12 किलोग्राम बच्चे का वजन है तो आप उसे 200 से 300 ग्राम तक दाना खिला सकते हो। और यदि आपको मैंने पहले भी बताया था कि यदि आपके पास हरा चारा है, और हरे चारे में खास करके जैसे रिजका है, बरसीम है, तो आपको केवल 50 ग्राम दाना ही बच्चे को खिलाना पड़ेगा। यानी हरा चारा खिलाने की वजह से दाने में इतनी कमी आप कर सकते हो। यदि हरा चारा नहीं खिलाते तो 200 ग्राम, और हरा चारा खिलाते हो तो केवल 50 ग्राम दाना खिलाओगे, तो भी पशु की बढ़वार पे, पशु के स्वास्थ्य पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। ऐसे ही जैसे लगभग 35 किलो की बकरी है तो उसे लगभग आप यूं कहें कि 600 ग्राम, 500 से 600 ग्राम दाना खिलाना है। और यदि आपके पास हरा चारा है लेग्यूम क्रॉप का तो 150 ग्राम या ज्यादा से ज्यादा 200 ग्राम दाना भी खिला दोगे तो भी उसके स्वास्थ्य पे 1% भी कोई असर नहीं आएगा। ये साइंटिफिक रिसर्च के बाद में ये हम आपको बता रहे हैं, है ना। तो आप हरा चारा इतना ज्यादा उपयोगी है, पशु के लिए लाभदायक है, प्लस आपका जो दाने का खर्चा है वो कम हो जाएगा। तो आप हरे चारे पे थोड़ा ध्यान रखिए। यदि आपके पास हरा चारा वैसे नहीं है तो आप उसे सुखा करके, संग्रहित करके उसे तैयार कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, अपने आसपास में एजोला आप लगा सकते हैं, कुछ हद तक एजोला से मिल सकता है। और 1-2 बीघा में जैसे एनएलएम स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने 100 बकरियों पे कम से कम 1 बीघा जमीन इसीलिए निर्धारित की है ताकि आप 1 बीघा जमीन में हरा चारा लगा पाओ। हरा चारा यदि आप लगा पाओगे तो आपका ये खर्चा कम हो जाएगा। इसीलिए 100 बकरियों पे 1 बीघा हरे चारे के लिए, 200 पे 2 बीघा, 300 पे 3 बीघा, 400 पे 4 बीघा और 500 बकरियों पे 5 बीघा जमीन हरे चारे के लिए जरूरी है। इसीलिए सरकार ने इस पे फोकस किया है। ये सब अलग अलग, जैसे सूखी बकरी है, मतलब बकरी दूध नहीं दे रही, बच्चा भी नहीं है, तो उसको कितना दाना चाहिए, ब्याई हुई बकरी है तो उसे कितना चाहिए, बच्चे को कितना चाहिए, मेल को कितना चाहिए, इस पे अपन आगे थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ब्रीडिंग ईव यानी बकरी, जो बकरी पहली बार गाभिन होने वाली है उसको क्या खिलाना है, ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां पे आप एक चीज देख पा रहे हैं, फ्लशिंग। फ्लशिंग का मतलब होता है अपने घर में, अपने परिवार में भी आपने देखा होगा, जब अपने घर में 2 साल की कटड़ी या बछड़ी होती है तो आस पड़ोस से कोई आता है और बोलता है कि इसे थोड़ा गुड़ मेथी खिलाओ, बाजरा खिलाओ, ये गाभिन हो जाएगी, बोलते हैं ना इसे, और हो जाती है। उन्होंने साइंस नहीं पढ़ी, बुजुर्गों ने साइंस नहीं पढ़ी, पर उनका जो नॉलेज है वो साइंस से भी आगे है। तो वही चीज साइंस कह रही है कि यानी पशु को गाभिन होने से पहले भेड़ बकरी को लगभग 200 से 300 ग्राम या 200 से 250 ग्राम प्रोटीन वाला दाना आप खिलाओगे तो वो बकरी 20% ज्यादा बच्चे देगी। यानी आप 100 बकरियों को गाभिन होने से पहले डेली का 200 ग्राम दाना खिलाओगे 15 या 20 दिन तक, तो एक तो सारी की सारी बकरियां एक साथ हिट में आ जाएगी, सारी की सारी बकरियां एक साथ बच्चे देगी। और जो 100 बकरियों से आपके पास में 100 या 120 बच्चे आने थे, उन्हीं 100 बकरियों से आपके फार्म में 150 बच्चे आ जाएंगे, यानी कम से कम 30 बच्चे ज्यादा पैदा होंगे। सारी की सारी बकरियां स्वस्थ रहेगी, सारी की सारी बकरियां लगभग 15 दिन के अंदर अंदर गाभिन हो जाएगी। और नहीं तो क्या होता है, एक बकरी आज गाभिन हो रही है, दूसरी 5 दिन बाद हो रही है, तीसरी 6 महीने बाद हो रही है। इस चीज का सबसे बड़ा एक फायदा तो ये है, फ्लशिंग का मतलब गाभिन होने से पहले दाना खिलाना। एक तो इसलिए जरूरी है कि आपके फार्म में ज्यादा बच्चे पैदा होंगे, दूसरा बच्चे एक साथ पैदा होंगे। मतलब आपके पास में 100 बच्चे हैं तो उनकी उम्र लगभग कोई 5 दिन छोटा है तो कोई 5 दिन बड़ा है, यानी एक साथ बच्चे लेने के लिए सबसे ज्यादा जो अपनी देसी तकनीक है वो ये है। तो बहुत जरूरी, भेड़ बकरियों में तो खास करके सबसे ज्यादा यदि जरूरी कोई चीज है तो ये चीज जरूरी है। ऐसे ही गाभिन बकरी है तो उसे लगभग 250 से 300 ग्राम दाना खिलाना जरूरी है। यदि 3 महीने तक बकरी गाभिन है, उसे आप खिलाते हो तो सबसे अच्छी बात है, नहीं भी खिलाते तो भी कोई जरूरत नहीं है। जंगल में चर के आ रही है या हरा चारा थोड़ा बहुत मिल रहा है तो उसका काम चलेगा। पर लास्ट जो 2 महीने हैं, यानी ब्याने से 50 दिन पहले का जो टाइम है, लगभग बकरी 150 दिन में ब्याती है, तो आप तो ये मानिए कि
100 दिन होने के बाद में बकरी को थोड़ा थोड़ा दाना दोबारा से शुरू अपने को कर देना है, क्योंकि पेट में बच्चे का जो 90% बकरी और भेड़ में डेवलपमेंट होता है वो लास्ट के 40 से 45 दिन में होता है। बाकी पहले 100 दिन में बच्चा छोटा सा ही रहता है और लास्ट 50 दिन के अंदर बच्चे का वजन 3 किलो तैयार हो जाता है। तो उस समय बकरी को सबसे बढ़िया एनर्जी चाहिए। तो लास्ट 2 महीने यानी बकरी के ब्याने से 2 महीने पहले अपने को 200-250 ग्राम दाना खिलाना जरूरी है। ऐसे ही जैसे छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को भी दाना खिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उनकी बढ़वार आए। पर बच्चा जब तक खुद से दाना नहीं खाए उसे दाना नहीं खिलाना है। ये नहीं है कि बच्चे के मुंह को पकड़कर उसके मुंह में दाना ठूस रहे हो, ऐसा काम नहीं करना। ये करोगे तो 2 दिन बाद में बच्चा मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पेट की क्षमता ही नहीं है कि वो दाने को पचा पाए, और आपने जबरदस्ती उसको खिला दिया तो वो पचेगा नहीं और उसके धीरे धीरे दिक्कत आकर के बच्चा है वो मृत्यु के कगार पे आ जाएगा। गाय भैंसों में ये ज्यादातर देखा गया, पशुपालक करते हैं, दूध के लालच में दूध नहीं पिलाते, दाना ठूस देते हैं मुंह में। भेड़ बकरी में ऐसा नहीं है, पर फिर भी आपको ध्यान रखना है जब खुद से वो खाने लगे तभी उसे खिलाना है। और बच्चे की बात आई तो सबसे ज्यादा जरूरी है खीस। जब भी गाय भैंस भेड़ बकरी कोई भी पशु बच्चा देता है तो उसके तुरंत आधे घंटे के अंदर अंदर उस पशु को खीस पिलाना सबसे ज्यादा जरूरी है। गांव में पुराने लोगों के अंदर ये भ्रांति थी कि जो पहला खीस निकला है उसे कुत्ते को डाल दो, जोहड़ में डाल दो, गड्ढे में फेंक दो, ऐसा नहीं करना। जो पहला जो मां का खीस है वो ही सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। इसीलिए आपको साइंस यहाँ कहती है, कल मैंने भी बताया था कि 3 महीने तक बच्चे को वैक्सीनेशन की कोई जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि बच्चे ने अपनी मां का खीस पी रखा है और खीस के अंदर इतने एंटीबॉडीज हैं जो उसके शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए 3 महीने तक आराम से बचा सकते हैं। तो यदि आप बच्चे को पूरा खीस पिलाओगे तो बच्चे को कोई बीमारी 3 महीने तक टच भी नहीं करेगी। तो इसीलिए खीस है वो बहुत जरूरी है। और आधे 1 घंटे के अंदर अंदर, ये नहीं है बकरी सुबह ब्याई थी आप बच्चे को पहली बार शाम को खीस पिला रहे हो, ऐसा भी नहीं करना। बड़ा बकरा है, ब्रीडर है, तो उसे लगभग 300 से 400 ग्राम दाना डेली चाहिए। और जब ब्रीडिंग सीजन है, खास करके जब आपके फार्म में बकरियां क्रॉस हो रही है, तो उस कंडीशन में आप आधा किलो से लेकर के 600-700 ग्राम तक भी ब्रीडर को दाना उसके शरीर के अनुसार आप खिला सकते हो। पर ब्रीडर को अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि बकरी को जो दाना खिलाते हैं वो सेम ब्रीडर में ना हो, यानी ब्रीडर के दाने में थोड़ी सी प्रोटीन की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी ताकि उसके अंदर एनर्जी है वो ज्यादा बढ़िया बनी रहे। तो ये था। अब ये जैसे छोटे बच्चे की यदि अपन बात कर रहे थे, छोटे बच्चे में जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 1 से लेकर के 3 दिन तक का बच्चा है तो उसे लगभग 300 ग्राम खीस, कोलेस्ट्रम लिखा है ना, खीस, 3 दिन तक 3 बार 300 ग्राम खीस बच्चे को पिलाना कम से कम जरूरी है। फिर आप जैसे यहां देख पा रहे हो कि लगभग 4 दिन से लेकर के 14-15 दिन तक का बच्चा है तो लगभग एक बकरी के बच्चे को 300-350 ग्राम दूध है वो एक दिन में मिलना चाहिए। फिर साथ ही साथ में बच्चा थोड़ा चारा वगैरह भी खाना शुरू कर देता है, तो जितना वो खाए उसे खाने दे। और पहले शुरू में दाना खिलाने की बजाय आप उसे हरा चारा या ऐसा कुछ खाए तो वो ज्यादा बेहतर है। फिर जैसे ऐसे ही आप लगभग देखते हो 1 महीने से लेकर के 2 महीने का बच्चा है वो लगभग 300 ग्राम यदि 2 महीने तक बच्चे को दूध मिलता रहेगा तो बच्चा कमजोर नहीं पड़ेगा। महीने भर तो पशुपालकों के साथ क्या होता है कि महीने भर तो दूध बच्चे को ठीक मिल जाता है, बाद में लालच पड़ जाता है, या तो किसी दूसरी बकरी के बच्चे को दूध पिला दिया या बकरी का दूध निकाल लिया, तो उससे फिर महीने भर तो बच्चा सही रहा, बाद में बच्चा कमजोर हो जाता है। यदि छोटे बच्चे की बढ़वार एक बार रुक गई तो बाद में वो वापस बढ़वार आने में 6 महीने लग जाएंगे। तो इसीलिए कोशिश करनी है कि भेड़ बकरी के बच्चे को कम से कम 3 महीने तक तो पूरा दूध मिलना चाहिए। यदि जिस बच्चे ने 3 महीने तक अपनी मां का दूध पी लिया लगातार, वो बच्चा आपका 8 महीने पे भी गाभिन हो सकता है, यानी इतना बढ़िया बच्चा तैयार हो जाएगा। पर 8 महीने पे गाभिन कराओगे तो उसकी आगे बढ़वार रुक जाएगी। तो गाभिन तो आपको लगभग 10 महीने के बाद ही करवाना है, 12 महीने उम्र है वो सबसे ज्यादा बढ़िया है। पर अपने को मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 महीने तक भेड़ बकरी के बच्चे को दूध है वो फुल जितना उसको मिल रहा है उतना पिलाना चाहिए। ये फ्लशिंग पे अपनी बात हो गई कि यानी गाभिन होने से पहले दाना खिलाना। ये प्रेग्नेंट बकरी को यानी गाभिन बकरी को अपनी बात हो गई कि गाभिन बकरी को लगभग 300 से 350 ग्राम दाना लास्ट के 50 दिन के अंदर खिलाना, यानी लास्ट 2 महीने में खिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
इसके बाद यदि अपन बात करते हैं चैलेंज फीडिंग। चैलेंज फीडिंग का मतलब होता है कि आपकी बकरी या आपकी गाय, आपकी भैंस, आपको पता है कि पिछली बार हमारी भैंस ने या हमारी बकरी ने 2 लीटर दूध एक दिन में दिया था और एक बच्चा था या 2 बच्चे थे। इस बार आपकी बकरी 3 बच्चे लेकर के आ गई, तो आपके सामने डर है कि काश ये बकरी 2 लीटर से दूध कम ना दे, कम दूध देगी तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। तो यानी आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए दाने की मात्रा में बढ़ोतरी कर देते हो। यानी लगभग दाना अपन जो नॉर्मल दाना खिला रहे हैं उससे थोड़ा बढ़ा करके दाना अपने को खिला देना चाहिए, यदि ऐसा अपने को लग रहा है तो। यानी मोटा मोटी यूं कहें कि बकरी का बच्चा जब दूध पी रहा होता है तो उस समय बकरी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा दाना नॉर्मल की बजाय देना चाहिए, ताकि दूध अच्छा बना रहे पशु का। ये बात वही वापस आ गई कि यानी जो मेल है, ब्रीडर है, उसको अपने को अलग से रख करके अलग से दाना खिलाना चाहिए। ये कुछ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो चारे के सिस्टम है। आपने यहाँ पे फार्म पे भी देखा होगा कि भेड़ और बकरियों को इस तरह से चारा खिलाने के लिए अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर है वो बनाई जा सकती है। ये आगे हाउसिंग का अपना भी एक दूसरी क्लास कंटिन्यू और लेंगे, उसमें आपको और ज्यादा अच्छे से इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ